So MCQ number 1, 100 gram centimeter per second, 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू x न्यूटन सेकेंड। हमें ये x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पहले कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। जैसे ये जो न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ MKS, न्यूटन MKS में होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 1 ग्राम कितना होता है, 10⁻³ kg। 1 सेंटीमीटर, ये जो दिख रहा है ना, ये ग्राम और सेंटीमीटर, ठीक है, इन दोनों को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राम हो गया 10⁻³ kg और 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर। तो ये होता है 10⁻² मीटर। बस ये वैल्यू इसमें डाल देनी है। तो 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड विल बी 100, ये जो ग्राम है, ठीक है, ग्राम का क्या करेंगे, ग्राम की जगह लिखेंगे ये वाला 10⁻³ तो हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 10⁻², इतना kg मीटर पर सेकंड का तो कुछ होता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 10⁻² को खा जाएगा तो बचेगा 10⁻3। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, 10⁻3। नेक्स्ट देखते हैं MCQ नंबर 2। हमें फाइंड करना है एप्सिलॉन जीरो। ओके, वी वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो। ये स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर नंबर 1 में से आता है, बट ये हमारे चैप्टर नंबर 1 में भी दिया हुआ है 11th में, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपका साथ में थोड़ा 12th का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। सो एप्सिलॉन जीरो जो परमिटिविटी होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। सो इक्वेशन ये होता है F इज इक्वल टू 1/4π∈0 Q1 Q2/r²। इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस हो तो उसके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स इतना लगता है। अब सबके डायमेंशंस लिख देते हैं, पहले एप्सिलॉन जीरो को अलग कर देते हैं। एप्सिलॉन जीरो विल बी 1/4πf Q1 Q2/r²। सो डायमेंशनल फॉर्मूला सब जगह डाल दें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो विल बी, ये 1/4π का तो कुछ नहीं होता, ये जो है वो तो कुछ काम का है ही नहीं। तो बचा कौन अभी, चार्जेस Q1 एंड Q2। तो Q1 Q2 का क्या होगा, सी चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT, फॉर्मूला आपको पता होगा। उसके ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं दिस इज A1 T1। इसलिए पहला जो Q1 दिख रहा है उसकी जगह A1 T1 लिखेंगे। Q2 भी चार्ज है इसलिए वो भी A1 T1। तो मैं दो बार A1 T1, वी कैन राइट A2 T2, बट फिर भी आपको थोड़ा और इजी पड़े इसलिए मैं दो बार लिख देता हूँ, A1 T1 इंटू A1 T1। समझ में आ रहा है, दोनों चार्जेस का है। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग A2 T2 भी लिख सकते हो अगर आपको समझ में आया है तो। फोर्स का क्या होगा, इट इज M1L1T-2, ये आपको पता होना ही चाहिए, और R का स्क्वायर यानी L2। ठीक है, सो ये ऊपर नीचे डायमेंशनल फॉर्मूला कट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा बी, M-1L-3 T4 A2। नेक्स्ट देखते हैं, taking into account the significant figures, what is the value of 9.99 minus 0.099? ठीक है, 9.99 माइनस 0.0099। अगर कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 9.99 कैलकुलेटर में लिखो माइनस 0.0099 करें, आंसर मिलेगा 9.9801। कैलकुलेटर में से ये आंसर आता है। अब देखो हमको क्या देखना है, टेकिंग इनटू अकाउंट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देखना है। सिग्निफिकेंट फिगर का ये रूल होता है कि ये जो दिख रहा है इन दोनों में से कम कौन है। देखो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, इसके कितने हैं, 5, दोनों में से कम कौन है, 3 वाला। तो 3 वाला जो है वही हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। तो ये जो दिख रहा है ना आंसर, उसके अंदर हमको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यानी 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, बाकी सारे जो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 9.98, यानी अपना ए जो है वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन ऐसा होता 9.9 माइनस 0.0099, तो आंसर क्या होता वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब देखो ये क्वेश्चन में E इज द एनर्जी, ठीक है, और G दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो E बाय जी के डायमेंशंस क्या हो गए हमको फाइंड करना है, टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ E बाय जी। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं।
एनर्जी और जी के बीच में क्या रिलेशन होता है वो सोचो पहले। द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये रिलेशन ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज यू इज इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर। यू कैन ऑल्सो राइट जी m1 m2 अपॉन आर, दैट इज द जनरल फॉर्मूला। तो u इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर है फॉर्मूला। तो ये u एनर्जी होती है और ये g क्या होता है, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर मैं u बाय जी कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, u बाय जी विल बी एम ई एम, माइनस को हम लोग डायमेंशन में नहीं लेते हैं, बाय आर हो जाएगा। तो u बाय जी का वैल्यू होगा, देखो ये मास इंटू मास क्या होता है, इट इज m1 बन जाएगा m2 बाय लेंथ हो जाएगा l1, तो बनेगा m2 l माइनस वन। तो m2 l माइनस वन वाला ऑप्शन बी है, देयरफॉर दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है इफ मोमेंटम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाले। मोमेंटम, एरिया और टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर, मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म्स में, ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी है ये वाला भी। तो भाई कैसे होता है, पहले देखते हैं कि भाई आपको क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरा वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे डायमेंशंस बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताए हैं, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग वो वाला वीडियो देख ले पहले, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले सारे चैप्टर्स के जितने भी है, सारे के सारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एक अलग से मैंने बनाया हुआ है। तो m1 l माइनस वन t माइनस वन, ये इसके डायमेंशंस है। पता होना चाहिए मोमेंटम के डायमेंशंस। मोमेंटम के डायमेंशंस क्या होता है, इट इज m1 l1 t माइनस वन। डायमेंशंस ऑफ एरिया पता होने चाहिए, क्या होता है, इट इज L2। और डायमेंशन ऑफ टाइम पता होना चाहिए, जो पता ही होगा, इट इज T1। पहले ये आपको पता होने चाहिए। अब एकदम इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। सी, ये ईटा जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ऐसा लिख दो, ईटा डिपेंड्स ऑन P रेस टू ए, हमको पावर नहीं पता, ठीक है, A रेस टू B और T रेस टू C, ठीक है, हमको पावर नहीं पता। अगर सही में वो डिपेंड हो रहा होगा तो कुछ आंसर आएगा, अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो जो ऊपर की क्वांटिटीज है पावर वो जीरो हो जाएंगे। तो चलो भाई आगे, ईटा इज इक्वल टू, वी कैन राइट सम डायमेंशनल कांस्टेंट के, पी ए बी टी सी। वी कैन अभी दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा विल बी, के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, बचा ये मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख दे इसमें ही, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इट इज m1 l माइनस वन t माइनस वन इज इक्वल टू, के का तो कुछ होता नहीं है, पी का क्या होगा, इट विल बी m1 l1 t माइनस वन रेस टू ए, एरिया का L2 रेस टू बी, और लास्ट में है टाइम यानी T1 रेस टू सी। अब दोनों साइड m1 l माइनस वन t माइनस वन इज इक्वल टू एम ए एल ए टी माइनस ए एल टू बी टी सी। इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे ये होगा दोनों साइड, पहले तो ये अच्छे से लिख देते, m1 l माइनस वन t1 इज इक्वल टू m a l a प्लस टू बी और t माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से m का सिर्फ पावर a है तो यहाँ पे a लिखा, ठीक है। l के दो पावर, देखो l का ये एक पावर है और 2b एक पावर, इसलिए मैंने a प्लस टू बी लिखा। और बचा जो t है तो t के लिए भी वही माइनस ए और c, इसलिए हो गया ये माइनस ए प्लस सी। दोनों साइड पावर को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, विल गेट a इज इक्वल टू वन, a प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। दोनों साइड पावर कंपेयर कर लें, बता देता हूँ पावर कौन से है वापस से एक बार। देखो पावर, देखो इसका इसका है वन वन, तो ए, इसलिए ए इज इक्वल टू वन लिखा, ठीक है। माइनस वन तो ए प्लस टू बी, इसलिए माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस टू बी लिखा। और वन जो है वो हो जाएगा माइनस ए प्लस सी, इसलिए वन इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी भी लिखेंगे। उससे पहले ये ए इज इक्वल टू वन इसके अंदर डाल दें तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम वन प्लस टू बी
इज इक्वल टू -1। सॉल्व करने के बाद मिलेगा b इज इक्वल टू -1। तो a1 मिला, b -1 मिला, और c के वैल्यू के लिए -a प्लस c का वैल्यू है 1। इसमें a का वैल्यू इधर में डाल देता हूँ, हो जाएगा -1 प्लस c इज इक्वल टू, जस्ट मिनट, यहाँ पे ये t का पावर -1 है, इस -1, तो यहाँ पे भी -1 है पावर, अच्छे से लिख देता हूँ, ये पावर है -1, तो यहाँ पे होगा -1, इसलिए c का वैल्यू हो जाएगा 0। बस अब ये सारी वैल्यूज, सो ये 3 वैल्यूज ऊपर डाल देते। कहाँ डाल दी हमको वैल्यू? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 0। ये कहाँ रखेंगे? इधर। ओके, इधर हम लोग अगर रख देते हैं a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, a का वैल्यू 1 डाल दे तो क्या मिलेगा? ईटा इज इक्वल टू, के तो डायमेंशनल कांस्टेंट है, a का वैल्यू 1 यानी p1 हो जाएगा, b का वैल्यू है -1 इसलिए a⁻⁻1, और t का वैल्यू है 0 ऊपर, तो ये हो जाएगा 0। सो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो कौन सा आंसर आ रहा है? देखो 1 p1 a-1 t 0, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।